आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। एक बहुत महान देश था। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था, तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहाँ स्टेशन पे चाय बेचता था। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा, उसे आता जाता कुछ था नहीं। अफसर आते, कुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते, उसको समझ नहीं आता। अफसर जो मर्जी उससे साइन कराते ले जाते। पता नहीं किस किस चीज पे उसने चौथी पास राजा साइन कर दिए। अब राजा को एक दिन लगा, यार मैं तो राजा बन गया, पता नहीं कितने दिन रहूंगा। तो उसकी गरीबी में जो जीवन उसने जिया था, उसे लगा यार पैसे तो कमाने चाहिए। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूँ, सारे सरकारी ठेके तेरे को दिलाऊंगा, सारी कंपनियां तेरे को दिलाऊंगा, सरकारी पैसा तेरे को दिलाऊंगा। सब चीजों पे इसने और इसके दोस्त ने कब्जा। धीरे धीरे पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोग अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने। तो राजा ने कह दिया, जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डाल। एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ खबरों पर चर्चा करते हैं। देश में क्या कुछ हो रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कुछ आपको इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा रही या जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने से रोकी जा रही है गोदी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग इस काम को कर रहे हैं। हम भी एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर मीडिया स्टार वर्ल्ड के तौर पर इस काम को कर रहे हैं, ताकि आपके सोचने समझने की जो वुसअत है, जो सलाहियत है, वो बरकरार रहे और गौर करें आखिर क्या कुछ हो रहा है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, जाने माने साइंसदान वैज्ञानिक गौहर रजा साहब, जो उर्दू के मारूफ शायर भी हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही तारीखी जंग आज़ादी और इनकलाब और गुजरात 2002 और कई ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं जो बहुत ही अहम हैं अपने आप में, टॉपिक के लिहाज से भी और तारीख को भी याद दिलाने के लिए। आज जिन इश्यूज पर आपसे बात कर रहे हैं वो ये है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार में बच्चों को जो कुछ पढ़ाया जाता रहा है, वो उससे लोड कम करने के नाम पर बहुत सी वो चीजें हटाई जा रही हैं जो ये सरकार नहीं चाहती कि नई नस्लें जाने। इसमें इन किताबों से न सिर्फ वो बातें हटाई गई हैं जो अब तक आपको मालूम है, वो मुगल सल्तनत के बारे में इंफॉर्मेशन हटाना, महात्मा गांधी की तरफ से जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी उसको कम करना, ये भी ना बताना कि आरएसएस पर कई बार पाबंदियां लगी हैं, ये सब तो हटाया ही गया। लेकिन उससे अलावा भी बहुत कुछ हटाया जा रहा है। यानी आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें और जब 15-20 साल स्कूल में बच्चा पढ़ चुके, आपके सामने फिर नतीजा ऐसा आए, जब आप उसका जहनी सलाहियत आप चेक करना चाहें, बातचीत करें, तो आपको लगे कि कुछ नहीं मिला, बच्चे को क्या हासिल हुआ है। वाकई ये बहुत ही संजीदगी से गौर करने की बात है। इस पर बात करेंगे और आखिर में हम वो भी बात करेंगे जो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, ने अभी हाल ही में असेंबली में कही है। उन्होंने एक कहानी सुनाई है, चौथी पास राजा। तो हम किस सल्तनत में, किस हुकूमत में, किस सिस्टम में रह रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या जाहिल रहेंगे स्कूल जाने के बावजूद भी। आइए बात करते हैं गौहर रजा साहब से। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। बेहद शुक्रिया, आदाब, और आप सुनने वालों को, देखने वालों को भी मेरा आदाब। आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये आप चूंकि लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट बाकी रहे, इसके लिए काम करते रहे हैं। अब से पहले हमारी बात हुई है कि ये सरकार किस तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट को, यानी वैज्ञानिक सोच को, जो जो जहन काम करता है उसको रोकने का काम किस तरह से कर रही है। अब ये टेक्स्ट बुक्स पर बात पहुंच चुकी है।
अब क्या कुछ है, क्या क्या कुछ हटाया गया है, जरा आप ये बताइए। काजमी साहब, बहुत सही आपने कहा कि क्लेम ये किया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि बच्चों पर से बोझ हटाने की कोशिश है और उसकी वजह से कुछ बदलाव किए गए। और वो जो वेबसाइट पे डला हुआ है, एनसीईआरटी ने जो बदलाव किए हैं, वो भी यही क्लेम करता है कि नया रैशनलाइज्ड करिकुलम अब क्या होने जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि बोझ कम नहीं किया जा रहा, ये जहालत का बोझ बढ़ाया जा रहा है। सवाल ये है कि आप बोझ कर्म करने के नाम के ऊपर क्या आगे आने वाली नस्लों को जाहिल रखने की तरफ एक-एक करके कदम बढ़ा रहे हैं या नहीं? अगर हम 2014 से अब तक की तारीख देखें, तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री आए, उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें कहा कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी थी। फिर उन्होंने कहा नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि a+b² का फॉर्मूला क्या होता है। जब प्रधानमंत्री ऐसी बात कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही, लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर जाहिर है कि वो एक पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ये उसी सोच, उसी समझ का हिस्सा है जो धीरे-धीरे जो आरएसएस की थी, वो आरएसएस की सोच उस भाषण में आई और बहुत जगह के ऊपर हमको दिखाई दी और आज हमको वो एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव किए गए उनमें दिखाई दे रही। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि इस मुल्क की साइंटिफिक कम्युनिटी से मुझे बड़ी शिकायत है और शिकायत ये है कि उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर निकली। हिस्टोरियंस में जो इतिहासकार हैं, जो अदब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो ज़बान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और यहाँ तक कि इकोनॉमिस्ट को अगर हम लें, उनका तो प्रोटेस्ट दर्ज बड़े पैमाने पर हो गया। सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर हिस्टोरियंस का हमको दिखाई देता है कि उनका प्रोटेस्ट दर्ज हुआ है इस मुल्क में, कि भई ये बदलाव जो किए जा रहे हैं हिस्ट्री में, हमारे देश के इतिहास में, तारीख में, जिसमें से मुगलों को हटाने से लेकर के हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद का नाम हटाने तक का मामला है, वो उठा है। लेकिन साइंस में क्या बदलाव किए गए, उसके कोर्स में क्या कुछ कर दिया गया इतनी जल्दी, उसके बारे में इस मुल्क में चर्चा नहीं हो रही। ये ज्यादा खतरनाक क्यों है, इसके ऊपर चर्चा होना क्यों जरूरी है? उसकी सिर्फ एक वजह है मेरी समझ से, और वो वजह ये है कि इतिहास को कल की गवर्नमेंट आकर के फिर से किताब को बदल सकती है। हम इतिहास बच्चों को फिर से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इतिहास में अपने देश का मामला है, अपने इतिहास का मामला है या दुनिया के इतिहास का मामला है। जो कुछ हो चुका है उसके बारे में जानकारी हम दे सकते हैं। पर अगर साइंस में पीछे हो गए, अगर साइंस में बुनियाद कमजोर हो गई, अगर साइंस में एक साल भी कमजोरी से गुजर गया, एक बैच भी कमजोर गुजरता है इस मुल्क का, तो लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस की जिनकी बुनियाद कमजोर होगी, जिनकी मैथमेटिक्स की बुनियाद कमजोर होगी और वो आगे तक भरपाई उसकी नहीं हो पाएगी। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि आजादी के बाद जब हम बहुत गरीब मुल्क थे, तब हमने ये फैसला लिया इस मुल्क में कि आगे आने वाले वक्तों में हमारे उद्धार का, हमारे डेवलपमेंट का, हमारे प्रोग्रेस का जो भी आधार होगा वो साइंस और टेक्नोलॉजी होगी और साइंटिफिक टेम्पर लोगों में फैलाने की हम कोशिश करेंगे। आज हमें उसको उल्टा उल्टा होता हुआ दिखाई। आपको याद होगा कि एक एमएचआरडी के मिनिस्टर थे, अब वो एमएचआरडी में नहीं रहे। उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि बंदर से इंसान बनते हुए ना उनके पूर्वजों ने देखा और ना उन्होंने देखा,
इसलिए डार्विनिज्म गलत है, इसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इसके ऊपर साइंटिस्ट उठे थे उस वक्त, पहली बार शायद मुल्क की तारीख में। तीनों एकेडमीज ने बहुत सीरियसली इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया था और तीनों एकेडमीज के ऑब्जेक्शन के बाद उनका मुंह बंद कर दिया गया। और अब देखिए एक एक कदम रख करके किस तरह से आरएसएस अपने एजेंडा को लागू करती है। पहले मिनिस्टर ये कहता है, उसको हटा भी दिया जाता है, लोग ठंडे हो जाते हैं। लोग ठंडे होने के बाद इस बात को अपने जहन में रख लेते हैं कि भाई हाँ हटाया भी जा सकता है, और फिर एकदम से उसे हटा दिया जाता है। मेरे सामने जो खुला हुआ है चैप्टर 10वें क्लास का 9th का है, उसमें लिखा हुआ है पहले कॉलम में कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर का नाम सिर्फ रिप्लेस विद हेरिडिटी, इसको बदल दो, एवोल्यूशन का शब्द ही हटा दो 9th चैप्टर में से। पहला काम तो ये 147 पेज से 158 पेज की बात हो रही है, 10वें क्लास की साइंस की किताब। और इसके अंदर पहली चीज जिसके ऊपर गाज गिरी है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लगातार आरएसएस का एजेंडा इंप्लीमेंट इस मुल्क में कर रहे हैं और वो ये कहें कि सब कुछ 5 तत्वों से बना है, तो फिर पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ाने की क्या जरूरत है। अगर आप पढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप नहीं पढ़ा सकते, दोनों चीजें तो नहीं पढ़ा एक साथ, एक ही जबान। और अगर आपको ये बताना है कि ये मुल्क क्यों बटा हुआ है जातों में, अगर आपको ये कहना है कि आर्यंस यहीं के रहने वाले थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, इंसान अफ्रीका में पैदा नहीं हुआ, यहां पैदा हुआ है। गोलवालकर की किताब के प्रीफेस में लिखा हुआ है कि नॉर्थ पोल उड़ीसा के पास से टूट के गया है ऊपर। तो अगर वो सब कुछ आपको समझाना है और पढ़ाना है, तो फिर आप डार्विन का, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नहीं पढ़ाया जाएगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ नहीं पढ़ाया जाएगा। ये तीसरा कॉलम है जो मैं पढ़ रहा हूं। हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर नहीं पढ़ाया जाएगा। फॉसिल्स बनते ही कैसे हम ये भी नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को। अभी 10 में से हटा है, धीरे 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 सोचिए आप कि आगे क्या हाल। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इस चैप्टर के ऊपर सबसे बड़ी गाज गिरी। इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टॉपिक्स जो थे बॉक्सेस में या वैसे, वो हटा दिए गए। आप क्या सिखाना चाहते हैं इस मुल्क को, और आप कैसे फर्क है पाकिस्तान से, पाकिस्तान जहां एवोल्यूशन नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह मियां ने 6 दिन में इस पूरी कायनात को बनाया, 7वें दिन आराम किया। बाइबल भी यही कह रही है। तो अगर आपको वो पढ़ाना है तो फिर ये नहीं पढ़ाया जाता। यहां भी अगर आपको ये पढ़ाना है कि सर से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पांव से शूद्र पैदा हुए, और जो आउटकास्ट है वो तो शायद पैदा ही नहीं हुए कहीं से, तो फिर ये आप नहीं पढ़ा सकते। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इसमें खतरनाक क्या है। इसमें खतरनाक बात यह है कि अगर साइंस में आप 1 साल पीछे होते हैं तो उस 1 साल पीछे होने की भरपाई अगले 20 साल भी नहीं हो सकती। किसी को करना आसान नहीं है। याद रखिए
कि जब हमने अपनी नस्लों को अच्छी तरह से साइंस पढ़ाई और हमारे देश के करिकुलम को सबसे बेहतरीन करिकुलम माना जाता था दुनिया में। मेरी बाहर भी लोगों से बात हुई है, बाहर के एक्सपर्ट्स के बीच में भी बातचीत हुई है। इसलिए माना जाता था कि हम अच्छी साइंस पढ़ा करके मजबूत बुनियादें बना रहे थे बच्चों की, और वो बच्चे जब बड़े हुए, जवान हुए, उन्होंने ठीक-ठाक साइंस करना शुरू की। हमने साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बनाए जहाँ ये बच्चे पहुँचे। मैं भी उसी नस्ल की पैदावार था। वहाँ पर जो कुछ काम हुआ, उसका रिजल्ट था व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, तरह-तरह की टेक्नोलॉजीज का डेवलप होना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाई, इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे काम किए हमने, डीआरडीओ बनाया, और साथ में स्पेस साइंसेज में हर एक को मालूम है कि क्या कुछ हुआ। आज अगर आप एवोल्यूशनरी साइंस में नहीं है, तो दुनिया में ये समझ लीजिए कि आप पिछड़ते ही जाएंगे, क्योंकि एवोल्यूशनरी साइंस के बिना अब साइंस होना मुश्किल हो अब गौहर रज़ा साहब, ये देखिए, बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर देना, एवोल्यूशन साइंस को जिस तरह से आपने जिक्र किया, ये पता ही ना हो कि आज क्या हो रहा है दुनिया में, और एक एक भीड़ हो जो इकट्ठी हो जाए जिसे हम पढ़ा लिखा भी कहने लगे, तो इसके नतीजे में तो मुल्क की तरक्की रुकेगी। और एक अभी कुछ बरसों पहले तक, शायद अब तक भी, जो हमारे लोग जो बाहर दूसरे मुल्कों में हैं, हम मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में जाएं तो वहां बताया जाता है कि यहाँ ग्रामर स्कूल्स में हिंदुस्तानी टीचर्स सबसे बेहतरीन होते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। अमेरिका में आप जाएं, आईटी में, साइंस में, और जितनी भी बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां, उसके सीईओ इंडियंस हैं बाकायदा। वो उसी साइंस पढ़ करके जो बच्चे बड़े हुए, उसी के नतीजे में भारत की ये पहचान बनी है। इसी तरह से मैथ्स में मुख्तलिफ जो वाकई वो काम है जो दुनिया की तरक्की के लिए कुछ काम किया जा सकता है, वो इन्हीं चीजों को पढ़ करके जहन तैयार होते हैं। तो क्या हम पूरी मुल्क की तरक्की को दांव पे लगाते हुए, अपनी आने वाली नस्लों को दांव पे लगाते हुए, और जहालत का बोलबाला कर दें हर तरफ, इसके नतीजे में होगा क्या? कहां रहेंगे हम? कहां खड़े होंगे पूरी दुनिया के सामने? जी, मेरी नज़र एक बार फिर पड़ गई है चैप्टर 16 के ऊपर, जिसमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम्म, फुल चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, पूरा हम्म, चैप्टर। हम्म। अब यानी आप जो ये हमारी जो सोचिए, हमारी हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको भी हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उसको आगे अगर बढ़ाएं। आपको लूट मचानी है और सब कुछ अडानी को देना है, तो फिर ये चैप्टर कैसे पढ़ाएंगे? हम्म, अगर सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बेच देने हैं, ये मुल्क बेच देना है, लेकिन इसके बिना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बिना, आगे आने वाली नस्लों के लिए हम ये मुल्क तैयार नहीं कर सकते, ये दुनिया तैयार नहीं कर सकते, और इस दुनिया में किसी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने वाला एक शहरी तैयार नहीं कर सकते। जी जी जी, ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल होगी। देखिए, हुकूमतें अवाम 5 साल के लिए इलेक्ट करती है, फिर दूसरी बार 5 साल आ जाए या तीसरी बार भी आ जाए, ये कोई अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये हुकूमत जो होती है वो कस्टोडियन होती है, मुल्क को अच्छे से चलाए, लोगों का अच्छे से ख्याल करे, जरूरतों को पूरा करे, इसलिए होती है हुकूमत। हुकूमत तबाह करने के लिए नहीं होती। ये तो पूरी तरह से तबाही का इंतजाम। मोदी जी कह रहे थे पिछले दिनों के कुछ लोगों ने सुपारी दे रखी है हमें बदनाम करने की। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि देश को तबाह करने की सुपारी किसी और ने दी हुई है? क्या है, किसके इशारे पर, कहां? आखिर आरएसएस के लोग भी तो इसी मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज से खाना पीना कारोबार सब कुछ करते हैं, आखिर उनके हाथ में भी क्या रहेगा? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और फिर हम जो पिछली बार आपने इंटरवेंशन में सवाल उठाया उसकी तरफ लौटते हैं कि सिर्फ सुपारी लेने का मतलब नहीं। बात ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस तरह से शुरुआत करता है
और फिर नीचे वो ट्रांसलेट होने लगता है धीरे 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 पॉलिसीज में, तो उनका असर हमको किताबों पे पड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक बार जरा सा सरहद पार तो नजर डालें, हमारा एक पड़ोसी मुल्क भी है, उस पड़ोसी मुल्क में भी यही कुछ हुआ है जो आज हमारे यहाँ हो रहा है। और वो कहां पहुंचे? आपने जो बात कही थी कि दुनिया भर में यहां से पढ़ लिख करके निकलने वाला एक नौजवान जो है उसकी इज्जत थी, वो चाहे आईटी सेक्टर में हो, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजीज में हो, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी में हो, या किसी और तरफ हो। इकोनॉमिक्स में भी वही हाल था। हमारे यहाँ के हिस्टोरियंस की बड़ी इज्जत है दुनिया में। जिस तरह से प्रोफेसर इरफान हबीब साहब का नाम है, या रोमिला थापर, प्रोफेसर रोमिला थापर का नाम है दुनिया भर में, उसको इज्जत की नजर से देखा। वो कौन सी चीजें पढ़ करके बाहर निकले थे, किन किन हालात में ट्रेन हुए थे। हमारे यहाँ खुराना निकले थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था बाहर जाकर के। ये सब कुछ जो असासा था, ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी चीज क्यों था, और पाकिस्तान को, वहां से निकले हुए लोगों को उतनी इज्जत की नजर से क्यों नहीं देखा जाता? कम से कम इस सवाल का एक बार जवाब तो दें हम, इससे पहले कि हम ये बदलाव लाएं इस तरह का। उनके यहाँ एवोल्यूशन नहीं पढ़ाया जाता था, उनके यहाँ जो भी क्लैश करता था मजहब के साथ उसको बाहर कर दिया जाता था। किताबों में साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर मजहब को ठूसने की कोशिश थी। अफगानिस्तान में मजहब ठूसने की कोशिश है आज भी। अगर पॉलिसीज वही हो किसी मुल्क की, तो फिर मुल्क का मुस्तकबिल भी वही होगा, उसका फ्यूचर कुछ और हो ही नहीं सकता। तो आप जो सवाल उठा रहे हैं इस वक्त, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मुस्तकबिल की आपने सुपारी ले रखी कि उसे तबाह करना है, तब फिर तो ठीक है, तबाही के रास्ते पर ले जाइए। वरना एक बार पलट के पाकिस्तान की तरफ देख लीजिए, किसी और की तरफ मत देखिए। श्रीलंका को मत देखिए, म्यांमार को मत देखिए, ऐसा पाकिस्तान को तो देख लीजिए। पाकिस्तान से इस वक्त जो रिपोर्टें आ रही हैं बार बार, सिक्योरिटी इश्यूज से अलावा हट करके भी लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। जो लोग बहुत अच्छी पोजीशन में थे, उनके यहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि आटा लेने निकलो, जो 150 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो, वो तो एक इशू है, वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा। लोगों को अब इस तरह की वीडियो बना करके लोग डालने लगे सटायर के तौर पर। मैं अभी कल देख रहा था कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर से लोग इधर आना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है, हमें इधर जाने दो, हम बहुत भूखे हैं। तो उस मुल्क की ये हालत हो चुकी। और आप जो बात कह रहे हैं कि वही टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट किल करने का नतीजा है कि वो मुल्क यहां आ गया। उसने और सियासी बहुत सी गलतियां की, वो अपनी अलग एक मामला है, लेकिन मुल्क तरक्की नहीं कर सका। दुनिया में आमतौर पर वेस्टर्न मुल्कों में पाकी कहना एक गाली बना हुआ है। कभी कभी हिंदुस्तानियों को भी सेम कलर होने की वजह से ये गाली सुननी पड़ जाती है कि वो एक बिल्कुल अजीब सूरत हाल है। तो अच्छा, अब ऐसी हालत में केजरीवाल ने जो कुछ कहा, वो बहुत ही, वो चौथी पास राजा, वो एक तकरीर उन्होंने की है और बहुत ही दिलचस्प अंदाज में। लेकिन आप चूंकि लिटरेरी आदमी हैं, आप शायर भी हैं, राइटर हैं, आप इस किस्म के लिटरेचर को कहिए, अदब को कहिए, इसको आप किस कैटेगरी में रखते हैं? क्या इसमें कहीं कोई कानूनी पकड़ नहीं हो सकती? देखिए, कानूनी पकड़ तो जाहिर है कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने असेंबली में ये सारा कुछ कहा है। और इस कहानी में तो खास तौर से उन्होंने नाम नहीं लिया है। पिछली बार तो उन्होंने नाम लेकर के सारी कहानी सुनाई थी, जो अडानी और वाली कहानी थी। असेंबली के अंदर मेरी जहां तक नॉलेज है, मैं लीगल चीजें नहीं जानता हूं बिल्कुल, लेकिन मेरी नॉलेज है कि असेंबली में जो कुछ कहा जाए उसको एक्सपंज किया जा सकता है असेंबली की प्रोसीडिंग्स से, अगर गलत बयानी कोई कर रहा है।
या किसी का नाम लेकर के कोई गलत बात कह रहा है तो एक्सपंज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है रिकॉर्ड से, लेकिन उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। जो कुछ भी असेंबली में कहा जाए, माफी मंगवाई जा सकती, वही असेंबली के अंदर ही, बाहर लीगल एक्शन नहीं हो सकता, हतक इज्जत का दावा भी नहीं किया जा सकता। पर यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन हालात में, जबकि उस कहानी में भी ये बात कही है कि जब लोगों को पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा, एक ट्वीट करने के लिए, फेसबुक पे लिखने के लिए, या स्पीच देने के लिए, या पार्लियामेंट के अंदर कुछ कह दें उसमें निकालने की कोशिश की जा रही हो, माफी मंगवाने के लिए पूरी पार्लियामेंट को रोक दिया जाए, ऐसे मौके के ऊपर केजरीवाल ने बहुत ही खूबसूरती के साथ उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर लिया है जो अक्सर आरएसएस किया करती थी और कोई नहीं करता था। यानी जो प्रोटेक्शन उनको मिल रहा है, वो अपनी बात खुलेआम कहने में, या आवाम की बात खुलेआम कहने में, या जो बाहर गलियों में लोग छुप करके कह रहे हैं, उसको खूब लाउड तरीके से कहने, रिकॉर्ड करने और सर्कुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया है। उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको बड़ा क्रिएटिवली यूज किया है। राजा और चौथी पास, और उसमें जिक्र उसके स्टेशन भी था, रेलवे स्टेशन जहां चाय बेची गई वगैरह वगैरह। तो सुनने वाले को कोई शक व शुबा नहीं रह जाता कि ये कहानी किसकी सुनाई जा रही। पर जाहिर है कि एक चीज तो साफ है कि अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं जहां एक चीफ मिनिस्टर को भी अपनी बात कहने के लिए असेंबली के पर्दे का इस्तेमाल करना पड़ा। ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक बात है। ये सारी चीजें कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद महंगाई कितनी बढ़ी है, ये सारी चीजें कि अडानी का जो घोटाला हुआ है, ये सब कहने की आजादी होनी चाहिए थी। आज एक चीफ मिनिस्टर भी सहारा ले रहा है असेंबली का अपनी बात कहने के लिए। ये बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा है, कहानी है, मजा आता है। आप उसको लिटरेरी कह रहे हैं, मैं उसको लिटरेरी तो नहीं कह रहा, लेकिन जाहिर है कि स्क्रिप्ट अच्छी लिखी है जिसने भी लिखी है, मजा आता है सुनने में उसके। पर खतरनाक बात इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए मैं फिर यही कहूंगा कि जहां हमको दिखाई दे रहा है कि एक माफिया दूसरे माफिया को खत्म कर रहा है, एक माफिया ने सत्ता हथिया ली, जो यूपी का केस हुआ है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। जी 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 जी। उसकी, यानी मैं किसका साथ दूं, इस माफिया का दूं या उस माफिया का दूं। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब कम्युनलिज्म का वायरस जहन में घुस जाता है, दिमाग में घुस जाता है, तो अपने मजहब का गुंडा हीरो दिखाई देने लगता है। तो वो होता हुआ जब हमें दिखाई देने लगे, दहशत का माहौल क्रिएट हो जाए मुल्क में, तब फिर एक चीफ मिनिस्टर को भी छुपना पड़ता है असेंबली के पर्दे के पीछे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है मुल्क के लिए। ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए, डेमोक्रेसी इस हद तक पहुंच गई कि चीफ मिनिस्टर को अपनी बात कहने के लिए असेंबली को चुनना पड़ा। और अब आप लोग, मैं समझता हूं हमारे दर्शक ये समझ चुके होंगे कि ऐसे वक्त में सही पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है, सही पब्लिक स्पीकिंग कितना मुश्किल हो गया है, जहां चीफ मिनिस्टर को असेंबली में इतनी बात कहने के लिए बगैर नाम लिए बोलना पड़ा है। और ये ऐसे वक्त में उन्होंने किया। ये एक और अहम बात है कि जब उनको सीबीआई ने 9 घंटे की ग्रिलिंग की, उसके बाद उन्होंने ये तकरीर की है असेंबली में। और ये बहरहाल ये भी बात एक हिम्मत की बात है, क्योंकि उनका एक साथी डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस वक्त जेल में है, मनीष सिसोदिया, और उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये सरकार उन्हें जेल भेज सकती है, चीफ मिनिस्टर को भी। लेकिन चीफ मिनिस्टर शायद ये महसूस करते हुए कि अगर मैं जेल गया भी तो जेल जाने से पहले ये कहानी देश को जरूर सुना दूं।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गौहर रजा साहब, आपने वक्त दिया। आपने टेक्स्ट बुक्स के बारे में बताया कि क्या क्या हटा दिया। अगर एक किताब से 16 चैप्टर खत्म कर दिए जाएं तो फिर तो एक अखबार का एडवर्टीजमेंट का एक पेज नहीं, रह 16 जाएगा। चैप्टर नहीं है, वो 16 टॉपिक्स है। 16 टॉपिक्स हैं, 16 टॉपिक्स हटा दिए 16 तो वो बिल्कुल ऐसा रह जाएगा कि चैप्टर किताब खाली, अखबार के एडवर्टीजमेंट के 4 पेज आपने पढ़ लिए, समझ लीजिए आप पढ़ चुके। तो अगर ऐसी हालत में हमारी अगली नस्लों को लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्या सभी लोग विदेशों में भेज सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? नहीं, ये अपने बच्चों को भेजेंगे काज़मी साहब। हाँ, सवाल बिल्कुल वही है। मैं बार-बार पाकिस्तान का नाम ले रहा हूं कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने राज किया और अब तक राज कर रहे हैं, उनके बच्चे हमेशा बाहर पढ़े, उनके बच्चे पब्लिक स्कूल्स में पढ़े। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में, महंगे स्कूल्स में इनके बच्चे पढ़ेंगे और दलितों के, बाकी अल्पसंख्यकों के, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे उस जगह के ऊपर जहां डार्विनिज्म नहीं पढ़ाया जाएगा, और जहां पढ़े लिखे का जो जहन होना चाहिए, इंक्विजिटिव, सोचने समझने सवाल करने के लिए जो जहन होता है तैयार, अगर उसको किल कर दिया जाएगा तो वो फिर सिर्फ मजदूर रहेंगे और वोट डालने वाली मशीन रह जाएंगे। ऐसी सूरत में देश कहां जाएगा? बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, सभी को गौर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।